सोचा है कभी कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर्स में से एक आखिर शुरू कैसे हुई? ज्यादातर लोग कहते हैं एक गोली की वजह से, पर सच कहूं तो ये पूरा सच नहीं है। असली आग तो एक चिंगारी से लगी नहीं थी, वो तो सालों से धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तो आज चलिए उसी सुलगती हुई आग की पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक तारीख और एक शहर से। 28 जून 1914, जगह सेराजेवो। एक ऐसा दिन जिसने आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ एक गोली, सोचिए, बस एक गोली, और उस एक गोली ने दुनिया का नक्शा, लोगों की जिंदगियां, सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन यहां असली सवाल ये उठता है, क्या इतनी बड़ी आग सिर्फ एक चिंगारी से लग सकती है? या फिर सच्चाई ये थी कि बारूद तो पहले से ही पूरी तरह फैला हुआ था और बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और पता लगाते हैं। तो उस चिंगारी की बात करने से पहले हमें उस जमीन को समझना होगा जहां वो गिरी थी। हम बात कर रहे हैं 20th सेंचुरी के शुरुआत वाले यूरोप की। ऊपर से देखने में तो सब कुछ शांत लगता था, बिल्कुल ठीक ठाक, पर असल में इसकी बुनियाद में धीरे धीरे दरारें पड़ रही थी। देखिए, इससे पहले एक सिस्टम चलता था, नाम था उसका द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। बेसिकली ये यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक तरह का समझौता कि सब मिलकर पावर का बैलेंस बनाए रखेंगे। मतलब कोई एक देश ज्यादा ताकतवर ना हो जाए और इससे शांति बनी रहे। और सच पूछो तो काफी टाइम तक ये सिस्टम काम भी कर रहा था। पर फिर धीरे धीरे यूरोप का ये बैलेंस बिगड़ने लगा। तो पहली दरार पड़ी 1871 में, जब जर्मनी एक नए सुपर पावरफुल देश की तरह सामने आया। अब इससे क्या हुआ? उसके पड़ोसी, खास करके फ्रांस, काफी इनसिक्योर हो गए। फिर आई दूसरी दरार, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका शुरू हो गया। मतलब यूरोप के बड़े देशों में अफ्रीका में जमीन और रिसोर्सेज के लिए एक रेस सी लग गई। और फिर आई तीसरी और शायद सबसे बड़ी दरार, ऑटोमन एम्पायर, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, वो कमजोर हो रहा था। और इसकी वजह से बाल्कन्स के इलाके में एक बहुत ही डेंजरस पावर वैक्यूम बन रहा था। मतलब कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचा था। अब सोचिए, जब माहौल में इतना टेंशन बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं? करेक्ट, अपनी अपनी टीम चुनते हैं। यूरोप में भी बिल्कुल यही हुआ। दोस्ती और दुश्मनी के गुट यानी कैंप्स बनने लगे। और जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, यूरोप दो टीम्स में बढ़ चुका था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, और दूसरी तरफ थी ट्रिपल एंटेंट यानी फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन। पर ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ओके? ये एक पक्का प्रॉमिस था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर इनमें से किसी एक भी मेंबर पर हमला हुआ तो उसके सारे दोस्त भी उस जंग में कूद पड़ेंगे। एक छोटी सी लड़ाई अब पूरे कॉन्टिनेंट की लड़ाई बन सकती थी। ऑफ कोर्स ये टीम्स एक रात में नहीं बन गईं, इसमें सालों लगे। देखिए, शुरुआत हुई 1882 में, जब जर्मनी की लीडरशिप में ट्रिपल अलायंस बनी। अब इसके रिएक्शन में क्या हुआ? जब जर्मनी ने रशिया से अपनी ट्रीटी तोड़ दी तो फ्रांस ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने 1894 में रशिया से दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन भी इस ग्रुप में आ गया और 1907 तक आते आते ट्रिपल एंटेंट पूरी तरह से तैयार थी। तो अब पिक्चर क्लियर थी, यूरोप दो हथियारबंद कैंप्स में बढ़ चुका था। सोचिए, जब आपको अपने पड़ोसी पर बिल्कुल भरोसा ना हो तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। यूरोप में उस वक्त इसका मतलब था हथियार। बस फिर क्या था? एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसमें हर देश दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। और ये रेस जमीन से ज्यादा समुंदर में दिख रही थी। देखिए, ब्रिटेन की रॉयल नेवी, वो सदियों से दुनिया की नंबर 1 नेवी थी। उनका राज था समुंदर पर। लेकिन अब नए पावरफुल बने जर्मनी ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटेन को समुंदर में चैलेंज करेगा। बस इसके साथ ही ब्रिटेन और जर्मनी के बीच एक बहुत ही खतरनाक नेवल आर्म्स रेस शुरू हो गई। और फिर 1906 में आया एक असली गेम चेंजर, जिसका नाम था HMS ड्रेडनॉट। ये ब्रिटेन का एक नया बैटलशिप था और ये इतना एडवांस था, इतना पावरफुल कि इसने लिटरली रातों रात बाकी सारे जहाज़ों को पुराना और बेकार बना दिया। इसके आते ही रेस और भी तेज हो गई। अब हर देश को ड्रेडनॉट जैसे ही जहाज चाहिए थे। और इसका असर वो आप यहां देखिए। सिर्फ 5 सालों में 1908 से 1913 के बीच यूरोप की बड़ी पावर्स का मिलिट्री पर खर्चा 50% से भी ज्यादा बढ़ गया।
मतलब साफ था, देश शांति के लिए नहीं बल्कि जंग की तैयारी में बेहिसाब पैसा लगा रहे थे। तो अब सोचिए, पूरे यूरोप में टेंशन था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां ये सारी दरारें, ये सारी दुश्मनियां और ये सारे हथियार सब आकर मिल रहे थे। और वो इलाका था बाल्कन्स। इतना अनस्टेबल कि उसे यूरोप का पाउडर केग यानी बारूद का ढेर कहा जाता था। पर यह इलाका इतना वॉलेटाइल क्यों था? देखिए, यहाँ छोटे छोटे देश आज़ादी चाहते थे, लेकिन बड़ी बड़ी एम्पायर्स उन्हें कंट्रोल करना चाहती थीं। इसके ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी ने 1908 में बोस्निया पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिससे पड़ोसी देश सर्बिया आग बबूला हो गया। फिर बैल्कन वॉर्स हुई, जिसके बाद सर्बिया को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इन सब के बीच रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे बड़े देश अपने अपने फायदे के लिए इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तो अब सारी चीजों को समझने के बाद हम वापस उसी दिन पर आते हैं, साराजेवो, 28 जून 1914। अब हमें पता है कि बारूद का ढेर पूरी तरह से तैयार था, बस एक चिंगारी की कमी थी। और फिर वो चिंगारी लग ही गई। शिकार कौन था? आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया हंगरी के तख्त के अगले वारिस। गोली किसने चलाई? गैवरिलो प्रिंसिप ने, एक नेशनलिस्ट जिसे सर्बिया के एक सीक्रेट ग्रुप द ब्लैक हैंड का सपोर्ट हासिल था। और मकसद क्या था? बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी के शासन से आज़ाद कराना। इसके बाद जो हुआ वो एक ऐसा चेन रिएक्शन था जिसे कोई रोक ही नहीं पाया। एक के बाद एक सारे डोमिनोज गिरने लगे। देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक ऐसी लिस्ट दी जिसे मानना इम्पॉसिबल था। सर्बिया ने मना किया तो ऑस्ट्रिया ने जंग का ऐलान कर दिया। फिर सर्बिया को बचाने के लिए उसकी दोस्त रशिया ने अपनी आर्मी को हरकत में लाया। रशिया को देखकर जर्मनी ने अपना श्लीफेन प्लान एक्टिवेट कर दिया, जिसका मतलब था रशिया और फ्रांस दोनों पर एक साथ हमला। और जैसे ही जर्मनी की सेना न्यूट्रल बेल्जियम में घुसी, ब्रिटेन भी जंग में कूद पड़ा। सोचिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा यूरोप आग की लपटों में था। तो आखिर में बात साफ है, एक गोली ने जंग शुरू नहीं की। उसने तो बस उस बारूद में आग लगाई जो सालों से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। तो असली सवाल ये नहीं है कि चिंगारी किसने लगाई। असली सवाल तो ये है कि ये बारूद इकट्ठा किसने किया। क्या ये बड़े देशों का घमंड था, जमीन और कॉलोनीज की भूख थी, या फिर दोस्ती और दुश्मनी के वो वादे थे जिन्होंने सबको एक ऐसी जंजीर में बांध दिया जिसे कोई तोड़ ही नहीं पाया? शायद इसका जवाब इन सब में कहीं छुपा है।